हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 30 अगस्त के करंट अफेयर्स की। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि ब्रायन ब्रदर्स ने संन्यास लेने का ऐलान किया है, ये किस खेल से संबंधित थे? यानी जो ब्रायन ब्रदर्स थे ये कौन सा खेल खेलते थे? और ये जो ब्रायन ब्रदर्स हैं, ये इनमें से एक था माइक ब्रायन और दूसरा था बॉब ब्रायन। और इन दोनों ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और ये खेलते थे टेनिस। और टेनिस के इतिहास में ये सबसे सफल पुरुष युगल जोड़ी थी इनकी। और इन दोनों भाइयों ने की जो जोड़ी थी, इन्होंने 26 सीजन में 119 ट्रॉफियों के साथ ओपन एरा रिकॉर्ड पर अपना कब्जा जमाया था, जिनमें सभी 4 ग्रैंड स्लैम शामिल थे, सभी 9 एटीपी मास्टर्स शामिल थे और साथ साथ में ओलंपिक स्वर्ण पदक भी इसमें शामिल था। इन ब्रायन बंधुओं ने अपनी पहली बड़ी सफलता 2003 फ्रेंच ओपन में आई और इनके बाद में 8 सितंबर 2003 को एटीपी डबल रैंकिंग में 1 नंबर पर रहे ये दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि साल 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है मैरिके लुकास रिजनेवेल। और ये एक डच की लेखक है, मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड। और इन्होंने 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता है। और किस लिए जीता है? इन्होंने एक उपन्यास लिखा था और उपन्यास का नाम था द डिकम्फर्ट ऑफ इवनिंग। द डिकम्फर्ट ऑफ इवनिंग। और इसी के लिए इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। इन्होंने साथ ही रिजनेवेल्ड 29 साल की उम्र में पुरस्कार जीतने के लिए सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है। यानी साथ ही ये 29 साल की उम्र में पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका भी बन गई है। और यह किताब ग्रामीण नीदरलैंड के एक कट्टर ईसाई समुदाय के एक किसान परिवार की कहानी है इसके अंदर, जिसके अंदर उसका भाई की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और वह सोचती है कि काश उसके भाई की जगह उसकी मौत हो गई होती। और इस पुस्तक को पहली बार डच में 2018 में प्रकाशित किया गया था और जिसका अंग्रेजी में अनुवाद मिशेल हेचिसन के द्वारा किया गया था। और इस पुरस्कार के तहत $50,000 का पुरस्कार दोनों को बराबर पहचान देने के लिए लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेजबानी की योजना कौन सा देश कर रहा है? तो ये कर रहा है भारत। यानी कि भारत ब्रिक्स गेम 2021 की जो मेज़बानी करने की योजना है वो भारत बना रहा है, जिसे अगले साल होने वाले जो खेलो इंडिया गेम्स के साथ आयोजित किया जाएगा। और जो हमारे खेल मंत्री हैं किरेन रिजिजू, इन्होंने घोषणा की कि ब्रिक्स देश हैं हमारे, ब्राज़ील है, रूस है, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, इनके खेल मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के बाद उन्होंने ये घोषणा की है। भारत को 2021 में 5 राष्ट्रीय स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय समूह की अध्यक्षता भी मिलने जा रही है। ब्रिक्स गेम 2021 एक ही समय और स्थानों पर खेलो इंडिया गेम्स 2021 के आयोजन किए जाएंगे, ताकि देश में विभिन्न हिस्सों में आने वाले जो खिलाड़ी हैं जो खेलो इंडिया गेम्स के लिए इकट्ठा होंगे, उन्हें ब्रिक्स गेम को करीब से देखने का मौका मिल सके। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यूथ यंग स्कॉलर प्रेजेंटेटिव नामक एक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है हमारे जो भारतीय सेना के प्रमुख हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। और इन्होंने जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं उनसे लेकर स्नातक स्तर के डॉक्टरेट उम्मीदवारों पर यह आधारित किताब। और इस पुस्तक को आर्मी थिंक टैंक सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्ट्रेटीज के द्वारा प्रकाशित किया गया है। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? आर्मी की थिंक टैंक सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्ट्रेटीज, इनके द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक के बारे में और बातें करें तो इस पुस्तक में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विषय हैं। इनका उद्देश्य इस देश के युवाओं के बीच रणनीति सोच विकास करना है। यह पुस्तक 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के रणनीतिकार फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को श्रद्धांजलि है, जिसे परिणाम स्वरूप बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। इस पुस्तक के अंदर 2018-19 फील्ड मार्शल मानेकशॉ निबंध प्रतियोगिता पुरस्कार विजेताओं के चुनिंदा निबंधों का एक संग्रह है, जिसे 3 विषयों में विभाजित किया गया है, अर्थात भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की वैचारिक समझ
और पहलू तकनीकी विकास, साइबर खतरे और सुरक्षा और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय और वैश्विक अनुभव। और इसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अजीत कुमार डोभाल, केसी और एमएम नरवाणे के संदेश शामिल किए गए हैं। इससे छात्रों और युवाओं और लेखकों का मनोबल बढ़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आईआईटी एलुमनाई काउंसिल ने क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी जो हमारी आईआईटी एलुमनाई काउंसिल है, इसने एक क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने के लिए ये भारत में और दुनिया में सबसे बड़े और सबसे तेज़ हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर को विकसित करने के लिए उन्होंने रूस के लोमोनोसोव, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी यानी एमएसयू और रूसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। यानी रूस के साथ, रूस देश है, इसके अंदर जो यूनिवर्सिटी है लोमोनोसोव, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी और रूसॉफ्ट, इनके साथ इन्होंने समझौता किया है। भारत रूसी संयुक्त परियोजना के लिए सबसे आशाजनक क्षेत्र सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान, जलवायु परिवर्तन, क्वांटम प्रौद्योगिकी और डेटा सुरक्षा है। यह जो समझौता किया है, इसका उद्देश्य है कि आत्मनिर्भर भारत के मिशन को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन और रसद प्रदूषण और मौसम के पूर्वानुमान में के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। समझौते के तहत रूस की सरकारी कंपनी जो प्रमुख बौद्धिक संपदा अधिकार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के मालिक हैं। आईआईटी के पूर्व छात्र परिषद को क्रियोजेनिक क्रिप्टोग्राफी और मॉड्यूलर क्लाउड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी जैसी तकनीकों को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। आईआईटी के जो पूर्व छात्र परिषद के अध्यक्ष हैं वो रवि शर्मा हैं और इस परिषद का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए एडोब के साथ साझेदारी की है। ये की है HDFC बैंक ने, और HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए एडोब के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है। और यह साझेदारी एडोब एक्सपीरियंस क्लाउड सॉल्यूशन के द्वारा संचालित है, जो HDFC बैंक को किसी भी समय और कहीं भी नए और मौजूदा ग्राहक को व्यक्तिगत डिजिटल अनुभव प्रदान करने में मदद करती है। बैंक ग्राहकों को गहरी समझ विकसित करने के लिए एडोब ऑडियंस मैनेजर में डाटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जैसे प्लेटफॉर्मों का उपयोग करेगा। एकत्र किए गए डेटा HDFC को मेल, मोबाइल और ऑफलाइन चैनलों के माध्यम से ग्राहकों को केंद्रित अभियान और संचार प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। HDFC बैंक की जो टैगलाइन है वो है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि NRI यूनिफाइड पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो यह क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया है। और इस पोर्टल की मदद प्रवासी भारतीय और NRI अपने मुद्दों को स्थानीय प्रशासन या राज्य सरकार के सहयोग से हल कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जब उन्हें अपने परिवार, घर के साथ साथ स्थानीय प्रशासनों के मुद्दे से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने में मदद करने के लिए कोई मंच नहीं मिल पाया है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ है, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली का लॉन्च किसने किया है। तो ये कि हमारे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने, यानी कि इन्होंने राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत की है। और इस प्रणाली को राज्यों के उद्योग मंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों एवं केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आयोजित वर्चुअल मीटिंग के दौरान लॉन्च किया गया। और इस पहल का समर्थन इन्वेस्ट इंडिया, नेशनल सेंटर फॉर जियो इन्फॉर्मेटिक्स, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के द्वारा किया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 में से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा सुश्री सुधा पेनुली, और इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। और उन्हें पुरस्कार जो 2020 के लिए चुना गया है, तो इसमें 47 उत्कृष्ट शिक्षकों की सूची में शामिल किया गया था। और इन शिक्षकों का जो चयन है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा गठित राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र निर्णायक मंडल ने किया है। और इनको
जो सुश्री सुधा पेनुली हैं, इनको जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत अपनी स्थापना के बाद से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की जो पहली एनईटी पुरस्कार विजेता हैं। और वह अपनी स्थापना के बाद EMRS कलसी देहरादून उत्तराखंड के उप प्राचार्य के रूप में सेवारत हैं। उन्हें इस पुरस्कार के लिए एकलव्य बर्थडे गार्डन, शिक्षा में नाट्य मंच, एकलव्य जनजातीय संग्रहालय और कौशल विकास कार्यशाला और इसी के तरह की जो पहल उन्होंने की है, उनके अभिमान के प्रेरणाभूत प्रयोगों के लिए इन्हें चुना गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन यह किया गया नई दिल्ली में। और किसके द्वारा किया गया? ये NCPUL यानी जो राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद है, इनके द्वारा नई दिल्ली में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और ये जो सम्मेलन था ये 2 दिवसीय था। और इसका जो उद्घाटन है वो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसे संबोधित किया था। और सम्मेलन के दौरान मंत्री ने कहा कि भारत सरकार उर्दू लेखकों और साहित्यकारों को साहित्य और रचनाओं सेवाओं के लिए उर्दू लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए उर्दू के महान व्यक्तियों के नाम पर पुरस्कार और सम्मान यहाँ पर प्रदान करेगी। जो राष्ट्रीय उर्दू भाषा परिषद के निदेशक हैं वो डॉक्टर अकील अहमद हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।